नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे रफ्तार की कहर की खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कहर की 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां पर देचो में दोनों कारों के आमने सामने की टक्कर और इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की, जहां पर बांसवाड़ा रोड के नेशनल हाईवे 56 पर 2 बाइक सवारों को क्रूजर ने टक्कर मारी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। तीसरी तस्वीर पोखरण की है, जहां पर जैसलमेर रोड पर देर रात को सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलग अलग शहरों में हुए सड़क हादसों में रफ्तार का कहर देखने को मिला। जोधपुर के निकट देचू थाना इलाके के मंडला पर स्विफ्ट कार और कैंपर के आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसे के बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मृतकों की शिनाख्त जोधपुर के निकटतम गांव बिराई निवासी के तौर पर की गई है। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड के नेशनल हाईवे 56 पर 2 बाइक सवारों को क्रूजर ने जबरदस्त टक्कर मारी है। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना की सूचना मिलते ही सुहागपुरा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी लेकर क्रूजर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। 3 बजे के समथिंग हॉस्पिटल के बाहर एक होटल पे चाय पी रहा था। उधर से एक ट्रक वाला आया भैया, उन्होंने बोला कि यार भैया सुहागपुरा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत तेज, दोनों क्रूजर और मोटरसाइकिल में बहुत खतरनाक भिड़त हुई है, तो वहाँ चले जाओ आप यार। मैं वहाँ यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके सुहागपुरा छांड गाँव में एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा 2 क्रूजर और बाइक दोनों में बहुत खतरनाक भिड़ंत थी। बाइक की पूरा चूरा हो गया, एक जना वहीं पे डेथ हो चुकी थी। तो पोखरण शहर के जैसलमेर रोड पर देर रात को एक बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे की सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने घायलों के बयान लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे 3 छात्रों के कोटा लौटने पर परिजनों ने तिलक लगा करके उनका स्वागत किया। तीनों छात्रों ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि यूक्रेन में भारतीय छात्र डर के साए में जी रहे हैं। सभी छात्रों को युद्ध का डर सता रहा है और लगातार शहरों को खाली करवाया जा रहा है। इन छात्रों ने कहा कि अभी भी भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और उन्हें कोई फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। जफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। मैं 4थे ईयर में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अभी वार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे स्थिति काफ़ी अनसर्टेन है। इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने देखते हुए हमें बुला लिया है। वहाँ पर परेशानी यही आ रही है कि वहाँ ऑनलाइन ओपन क्लास का लफड़ा पड़ रहा है। वहाँ ऑफलाइन वो कभी बोलते कभी ऑनलाइन बोल रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे और फ्लाइट की फीस भी बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में बच्चे वहाँ उलझे हुए हैं। और अब बात करेंगे लपटों की विनाश लीला की। आपके टीवी स्क्रीन पर इस विनाश लीला की 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जैसलमेर की, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर कैबिन में आग लगी। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां पर हिरण मगरी थाना इलाके के में गैस चूल्हे की दुकान में गैस रिफिलिंग करने के दौरान ये आग लगी है। 2 अलग अलग तस्वीरें 2 जगहों की, जैसलमेर की तस्वीर और साथ ही साथ उदयपुर के हिरण मगरी की तस्वीर। दोनों जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है। तो जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के बाहर कैबिन में आग लगी। आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कैबिन मालिक की एक युवा की नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस आग को बुझा लिया गया है। ये 12:15 बजे अभी थाने में इतला मिली कि रेलवे स्टेशन के पास एक केबिन में आग लग गई
जिस पर मैं तुरंत मौके पे आया, फायर ब्रिगेड को इतला की, कंट्रोल रूम को बताया, बिजली घर से संपर्क करके लाइट कटवाई और केबिन के बारे में पता किया तो कृष्णाराम सनोप गैनाराम जाट है चौटन का, उसका काफ़ी वर्षों से यहाँ रेलवे स्टेशन के पास चाय बीड़ी सिगरेट का किराने का सामान का कोई केबिन है जिसमें आग लगी है। और इनसे पहले एक शराबी शख्स आया था जिसने चैलेंज किया था कि भाई मैं तेरे आग लगाऊंगा, या इनके कोई आपस में अनबनती थी। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में गैस चूल्हे की दुकान पर गैस रिफिलिंग करते समय आग लगी। बताया जा रहा है कि बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस रिफिलिंग की जा रही थी, उसी दौरान आग लग गई और आग की लपटें पूरी दुकान में फैल गई। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर करीब आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस आग को अब बुझा लिया गया है, लेकिन सामान जलकर खाक हुआ है। जानकारी के मुताबिक गैस की रिफिलिंग करते वक्त ये आग लगी। अवैध तरीके से बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में गैस डालने का काम यहां पर किया जा रहा था, उसी दौरान आग लगी। तो वहीं कोटा में स्कूली छात्र की हत्या के आरोपी कोचिंग टीचर का 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लिहाजा आज चंबल नदी में आरोपी टीचर की तलाश की जा रही है। तलाशी के लिए गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसके अलावा छोटे छोटी नहरों में भी तलाशी ली जा रही है। तो पुलिस की ओर से लगातार दबिश भी दी गई कई जगहों पर, लेकिन इसके बावजूद भी इस घटना को 8 दिन होने के बाद भी आरोपी टीचर का कोई पता पुलिस को नहीं लग पाया। आखिरकार पुलिस ने चंबल नदी में भी इसकी तलाश शुरू कर दी है। गोताखोरों को लगाया गया है और चंबल के पानी में पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 8 दिन बीत गए छात्रा की मौत के मामले को लेकर के इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के जिस पर आरोप है, वो आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? जी, जो कोचिंग करने वाली जो 15 वर्षीय बालिका की हत्या के आरोपी की तलाश के लिए अब कोटा पुलिस ने एक नया प्लान करते हुए जो चंबल की निचली सतह है, जहां केशवराय पाटन व आसपास के इलाके में जहां इसकी स्कूटी बरामद हुई है, वहां चंबल नदी नाले वहां पुलिये और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी किया है। और वहां पुलिस की टीमें इन गोताखोरों के टीमों के साथ लगी हुई। 4 टीमें पुलिस ने बनाई है। करीब 2 दर्जन जो लोग हैं गोताखोरों सहित पुलिस के जवान भी वहां मौजूद हैं और चंबल नदी और नालों के साथ आसपास की जो दाई मुख्य नहर सहित जो इलाके हैं वहां सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस को इस तरह का अंदेशा है कि करीब 8 दिन पूर्व जो छात्रा की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जो गोरू की जो स्कूटी बरामद हुई वो नदी के आसपास ही बरामद हुई, संभवतः हादसे का वो शिकार हो गया हो या सुसाइड कर लिया हो, ऐसा अंदेशा जताते हुए पुलिस वहां सर्च ऑपरेशन कर रही है। वही स्थानीय लोगों में इस जो वारदात के बाद अभी तक पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई, इसलिए जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। सभी लोगों का एक ही सवाल है कि आखिर गोरू को 8 दिन बाद नहीं पकड़ पाई पुलिस, तो निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि फिलहाल पुलिस एक नया फार्मूला, नया एक जो योजना बनाते हुए सर्च ऑपरेशन फिलहाल इस इलाकों में की जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद पुलिस की इस प्लान के तहत इसके बारे में कोई विशेष सुराग लग पाए। जी बिल्कुल ओम, लेकिन लगातार दूसरी तरफ जितने दिन बीतते जा रहे हैं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी उतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लोगों में आक्रोश भी उतनी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। जी, शायद ही एक ही दिन ऐसा कोई बचा हुआ होगा जब शहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, पूरे हाड़ौती में लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं बल्कि लगातार धरना प्रदर्शन जैसी सिचुएशन बन रही है। लोग रोज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शहर की सड़कों पर हुजूम उमड़ता है शाम को और आक्रोश जता रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, परिजन भी एक तरह से बड़े वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कई बार हमारी उनसे बातचीत हुई, सबसे बड़ी चीज उनका कहना है कि बेटी खोने के बाद
से जितना दुख है उनसे कहीं ज्यादा दुख एक और ये है कि अभी तक उनकी बेटी की हत्या का आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। 24 घंटे का वक्त लिया था, 2 दिन, उसके बाद 3 दिन का वक्त लिया था, कोटा बंद रहा था, आक्रोश लगातार बरकरार है। हालांकि बिल्कुल ओम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक इस आरोपी की गिरफ्तारी हो पाती है या फिर चंबल के पानी में जो तलाशी हो रही है उसमें कोई सुराग पुलिस को लग पाता है। तो कोटा में 15 साल की छात्रा की हत्या के आरोपी का 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है, लिहाजा लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके छात्रा को श्रद्धांजलि दी और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने की मांग की है। आज इस कैंडल मार्च से हम पुलिस और प्रशासन को इस बात के लिए अवगत करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे कोटा में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जो परिधि है बच्ची उसके अपराधी आज तक पकड़ में नहीं आए हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्या 7 दिन 6-7-8 दिन निकलने के बाद में भी पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाई है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है पुलिस के लिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार गौरव जैन ने ये घिनौना कृत्य किया है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक तरह से शिक्षक के ऊपर एक लांछन लगा है, क्योंकि शिक्षक ही सबसे बड़ा गुरु होता है और आज उसने जो गुरु की गरिमा पे जो कीचड़ उछाला है उसके हम बहुत शर्मिंदा है। पुलिस हमारी नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। अगर नागरिक को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा नहीं है, गुरु को माँ बाप से ऊंचे का दर्जा दिया गया है, माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, गुरु ने ऐसा कृत्य किया है, तो हम यही चाहेंगे कि पुलिस एडी से लेके चोटी तक जोड़ लगाए और उसे किसी भी तरीके से पकड़े। तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतनी सजा मिले, उसको फांसी मिले। प्रशासन सबसे पहले प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी पकड़े। उसने इतना नरसंग हत्याकांड किया है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती आप इस। तो वहीं डीडवाना की निर्भया मामले को लेकर के आखिरकार चौथे दिन चौथे दौर की बातचीत सफल रही। रविवार को देर शाम को जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया डीडवाना पहुंचे और बातचीत शुरू की। मुख्य रूप से इस मामले की जांच एडीजी क्राइम से करवाने, मृतका के बच्चों के संयुक्त खातों में सहायता राशि जमा करवाने, SC/ST एक्ट की सहायता राशि के अलावा अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव भिजवाने, मृतका के बच्चों के संरक्षक को डेयरी बूथ आवंटित करने, बालिग होने पर एक बच्चे की नौकरी का प्रस्ताव भिजवाने, मृतका के बच्चों के भरण पोषण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करवाने की मांगों को लेकर के प्रशासन और परिजनों के बीच में सहमति बन गई और परिजन इसके बाद शव लेने के लिए राजी हो गए। इसके साथ ही धरना समाप्त कर दिया गया है। पुलिस की ओर से एक सहमति पत्र परिजनों को दिया गया है। तमाम जो मांगे हैं उनका मानने का जिक्र इसमें किया गया है। तो वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि जो कोई व्यक्ति, संगठन या पार्टी आतंकवाद को बढ़ावा देगा या देगी, उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया। क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो जी, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। बाकी तो जांच में आएगा।
तो वहीं न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों से बीजेपी के रिश्तों पर पूछे गए सवाल पर कहा है कि भारत के नागरिक के साथ जो रिश्ता होना चाहिए वही रिश्ता पार्टी का मुसलमानों से है। चुनाव में कौन वोट देता है यह भी मायने रखता है। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं में किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के आधार पर चलती है, सरकार जनता के वोटों से चुनकर के आती है। सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की चीजें। निश्चित रूप से जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हैं उसे। तो ये पूरा इंटरव्यू देखिए न्यूज 18 पर आज रात 8 बजे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस महामारी के दौरान न जाने कितने ही घरों के चूल्हे बंद हो गए और न जाने कितने ही लोग बेघर हो गए। कुछ परिवारों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। पर इसी बीच वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की खास मुहिम, जहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों की मदद का बीड़ा उठाया। विवेक जैसे कितने ही सफाई कर्मचारी आज सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। देखते हैं मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। लॉकडाउन समय ऐसा आया कि उसने हर इंसान को निचोड़ कर रख दिया। मेरे सामने ऐसे काम आ गए जो मैंने कभी ज़िंदगी में किए नहीं थे, जो कि सफाई को लेकर थे। अब सफाई को लेकर काम तो किया, मेहनत भी की, पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तूने साफ़ सुथरा रहना, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ कोई चोट पीट लग जाए कि तुम्हें कोई दवाई दिलवा दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। ना किसी ने कोई आज तक कोई ड्रेस दी, ना जूते दिए। इस काम से निकलकर मेरी मुलाकात राशिद अंसारी से हुई, जिससे मैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से जुड़ा। विकास जब यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे तब वो कोविड के बाद बिल्कुल बेकार हो चुके थे। उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था, वो सैनिटेशन के काम से जुड़े हुए थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे फैमिली में भी सब जॉब करते हैं, लेकिन कोविड का जो दौर आया उस समय मैं नौकरी से बिल्कुल बेकार हो गया और मुझे उस समय गटर में उतर के भी काम करना पड़ा, इससे मुझे पैसे मिल सके, मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूँ। तो बोले सर मुझे आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला है, अगर कोई मेरे लिए बेहतर विकल्प है यहाँ पे जॉब का तो प्लीज़ आप मुझे इसके लिए बताइएगा, कांटेक्ट करिएगा। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हमने उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया, तैयार किया और हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट जो इस प्रोग्राम में पार्टनर है, आज वो व्यक्ति एक वार्ड का सुपरवाइज़र है, सारी सफाई का काम देखता है। आज उसको म्यूनिसिपल काउंसिलर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सब उसको जानते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सम्मान की बात है। तो मुझे ये बात है कि अच्छी लगी कि हम हाउस कीपिंग के अलावा भी और भी ऐसे सेक्टर सैनिटेशन में खुल रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे अपने आप को ले जाके एक बेहतर विकल्प पा सकते हैं जॉब का। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दीदवाना की निर्भया के मामले को लेकर के आखिरकार चौथे दिन चौथे दौर की बातचीत सफल रही। रविवार देर शाम को जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया दीदवाना पहुंचे और बातचीत का दौर शुरू हुआ। मुख्य रूप से इस मामले की जांच एडीजी क्राइम से कराने, मृतका के बच्चों को संयुक्त खातों में सहायता राशि जमा करवाने,
SC/ST एक्ट की सहायता राशि के अलावा मृतका के बच्चों के संरक्षक को डेयरी बूथ आवंटित करने, बालिग होने पर एक बच्चे की नौकरी का प्रस्ताव भिजवाने की मांगों को लेकर के सहमति बन गई है। कोटा में 15 वर्षीय छात्रा की हत्या के आरोपी का 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया, लिहाजा लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके छात्रा को श्रद्धांजलि दी और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा की छात्रा मौत मामले को लेकर के आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त से 8 दिन बाद भी दूर है। आज से चंबल नदी में गोताखोर की मदद से पुलिस अब तलाशी कर ले रही है। आरोपी टीचर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। RAS प्री भर्ती परीक्षा को लेकर के आज अहम सुनवाई। हाईकोर्ट में पिछले 4 दिनों से बहस हो रही है। 12 विवादित सवालों से जुड़ा हुआ ये मामला है। लोकसभा स्पीकर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। स्पीकर बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल अबू धाबी पहुंचा। दोपहर 1:30 बजे UAE की संसद के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे ओम बिरला। ओम बिरला कल UAE की संसद को संबोधित भी करेंगे। राजसमंद के नगरपालिका बोर्ड नाथद्वारा की ओर से बजट बैठक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शहरी जल प्रदाय योजना समेत कुल 99 करोड़ 15 लाख 16 हजार रुपए प्रस्तावित किए गए। 12 की मांगरोल थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 12 की मांगरोल थाना पुलिस ने ट्रक चोरी के आरोप में ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया। कोटा से चोरी किया गया ट्रक जब्त किया गया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार और मिशन मानसा के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 युवकों को 1.5 किलो अफीम समेत गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। धौलपुर में 2 ठगों ने शादी समारोह से लौटकर वापस घर जा रही 2 महिलाओं को बातों में ऐसा उलझाया कि उन्होंने अपने सोने के जेवर खुद ही उतार करके ठगों को दे दिए। जयपुर में एक मां अपने 2 बच्चों को मारकर खुद फंदे से झूल गई। घटना जयपुर के सोडाला थाना इलाके के पुटलिया बाग की है। बीती रात को 8 बजे हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के बाहर शॉर्ट सर्किट से कैबिन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में गैस चूल्हे की दुकान पर गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। बताया जा रहा है कि बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस रिफिलिंग के समय में आग लगी। आग के लपटें पूरी दुकान में फैल गई और आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हुआ। कोटा में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम NRF से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड के नेशनल हाईवे 56 पर 2 बाइक सवार को क्रूजर कार ने जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। पोखरण के जैसलमेर रोड पर देर रात को एक बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने घायलों के बयान लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। तो जोधपुर के देचो में 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। झुंझुनू के पिलानी में एक युवक पर पुलिस ने शराब के नशे में अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए उसकी सरेआम पिटाई की। अभद्रता के आरोप में एक युवक को तो पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। बीकानेर में जेल की आयोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर अल्बर्ट हॉल का आज स्थापना दिवस है। अल्बर्ट हॉल का 136वां स्थापना दिवस है, जहां पर आज संग्रहालय में पर्यटकों के लिए फ्री एंट्री की गई है। पारंपरिक रूप से पर्यटकों का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। शाम को अल्बर्ट हॉल में लाइट शो का आयोजन किया जाएगा। अल्बर्ट हॉल के संग्रहालय में आज पर्यटक हर तरह के फ्री एंट्री कर सकते हैं। ये खास ऑफर पर्यटकों के लिए आज अल्बर्ट हॉल के संग्रहालय के स्थापना दिवस के मौके पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करेंगे। अरबाज, आज अल्बर्ट हॉल का
स्थापना दिवस है, किस तरीके से वहां पर जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं और आप कैसा नजारा इस वक्त देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल हेमंत, देखिए कि जयपुर की सबसे खूबसूरत इमारत है अल्बर्ट हॉल और राजस्थान का पहला संग्रहालय है। करीब आप देखिए कि 136 साल पहले इसे बनाया गया, 11 साल इसे बनाने में लगे और 5 लाख रुपए का खर्चा उस दौर में आया जब ये यूरोपियन, ग्रीक, ईरानी, भारतीय और मुगल अलग अलग तरह की शैलियों को मिलाकर के इस खास इमारत को बनाया गया, जिसमें जो देसी, विदेशी और जाने माने जो हमारे देश के अगर देखा जाए उस दौर के खास जो लोग थे जो कि इस तरह की इमारतों को बनाया करते थे, उन लोगों ने मिलजुल के बनाया। आप देखिए कि एक बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है, लोग आ रहे हैं, इनका वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की तरफ से तमाम लोग हैं इनको बता रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और लोग भी काफी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं, जानने के इच्छुक हैं। आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका है, कैसा आपको लग रहा है? We are from Hyderabad and it's a very great experience visiting this and we have seen that it's the first Rajasthani officially established museum. पहली बार म्यूजियम जो बनाया गया था। Yeah. अब क्या मतलब एक्साइटेड हैं आपको? आज बिल्कुल फ्री एंट्री रखी गई। बिल्कुल। जी जी जी। आप लोग कहाँ से हैं? हैदराबाद से। आप भी हैदराबाद से हैं। तो आप ये देखिए कि ये पूरा जो अधीक्षक हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप वेलकम कर रहे हैं, कोई कोविड की वजह से बड़ा प्रोग्राम आपने नहीं रखा, लेकिन कोशिश ये की कि लोगों को जो स्थापना दिवस है उसका एहसास दिलाया जाए, खास और खूबसूरत इमारत का जन्मदिन एक तरह से मनाया जाए। जी, अल्बर्ट हॉल का स्थापना दिवस 21 फरवरी को आता है। 21 फरवरी 1887 को ये संग्रहालय बनकर पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और इसी कड़ी में आज हम 136वां स्थापना दिवस अल्बर्ट हॉल का मना रहे हैं। कोविड के कुछ कारणों से हमने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम आज यहाँ नहीं रखा, लेकिन एक मैसेज पब्लिक को देना होता है कि आज अल्बर्ट हॉल का स्थापना दिवस है, मनाना होता है उसको। तो हमने आज टूरिस्ट के लिए बिल्कुल फ्री रखा है, फ्री एंट्री रही है दोनों शिफ्टों में, शाम को भी फ्री रहेगा म्यूजियम। और टूरिस्ट का वेलकम जो ट्रेडिशनल तरीके से राजस्थान में हम करते आए हैं पहले, वो आज हमने रखा है सभी पर्यटकों का। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का हम लोग करेंगे। जयपुर में डॉक्टर चंद्रभान ने आज अपना पदभार संभाल लिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है डॉक्टर चंद्रभान ने। और पदभार संभालने के बाद डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि हम समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिला स्टेट लेवल की कमेटियां बनाई जाएंगी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष पद का आज पदभार संभाला गया डॉक्टर चंद्रभान की ओर से। डॉक्टर चंद्रभान ने सचिवालय पहुंचने से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद विधिवत तौर पर पदभार संभाला। इस मौके पर काफी संख्या में डॉक्टर चंद्रभान के शुभचिंतक मौजूद रहे। कार्य को बेहतर बनाने के लिए तो मेरी नियुक्ति हुई है, इसलिए मैं इस काम को करूंगा। और अभी तक शायद स्टेट लेवल की कमेटी भी पूरी तरह से नहीं बनी है, जिले के स्तर पर भी कमेटियां अधूरी हैं, तो हम एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे और एक कैलेंडर बनाएंगे इसमें, कि जिससे कि भाई ये कमेटियों वगैरह का गठन भी जल्द हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम कोई प्रस्ताव रखेंगे, इसमें हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हमारे जो जिले के कलेक्टर और अधिकारी हैं और हमारी पार्टी के जो लोग हैं, सबसे राय मशवरा करके जिले के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।